उस पेड़ के पास शशांक का कंकाल पड़ा हुआ था, जिस पर बचे हुए मांस से वहां पर सड़ी हुई बदबू आ रही थी और उसके कंकाल के ऊपर अनगिनत मक्खियां भिनभिना रही थी। वो लड़का बुरी तरह डर चुका था। वो समझ गया था कि रोहन उसे जानबूझकर उस सुनसान रास्ते पर लेकर आया है और वो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। वो वहां से भागने की कोशिश करने लगा, तभी रोहन ने उसकी शर्ट को पीछे से पकड़ लिया। कहाँ भाग रहे हो? मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम अब मेरे साथ चलोगे। छोड़ो मुझे। चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं तुम्हें भी अपने जैसा बनाऊंगा। रोहन की आंखें फिर से लाल हो गई और उसके दांत उसी तरह नुकीले हो गए। नहीं नहीं, जाने दो मुझे, छोड़ो मुझे, बचाओ, कोई बचाओ मुझे। चिल्लाओ चिल्लाओ, कितनी भी जोर से चिल्लाओ, लेकिन यहाँ पर कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएगा। तुम्हें अब मैं अपने परिवार का हिस्सा बनाऊंगा। रोहन ने उस लड़के की ओर देखा, उसकी आंखें लाल हो गई। वो लड़के की ओर बढ़ा और उसकी गर्दन पर अपने तेज दांतों को दे मारा। लड़के की चीखें एक पल के लिए ही सुनाई दी, फिर वो बेहोश हो गया और वहीं गिर पड़ा। रोहन ने उसे एक नजर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम भी मेरे जैसे हो जाओगे, बस थोड़ी देर और। तुम्हारा बदलाव होना शुरू हो गया है, जल्द ही तुम भी मेरी तरह बन जाओगे। रोहन ने लड़के को उसी हालत में छोड़ दिया और वहां से चला गया। वो जानता था कि लड़का जल्द ही उठेगा और उसी की तरह बन जाएगा। रोहन को खुशी थी कि उसने एक और शिकार को अपने परिवार में शामिल कर लिया है। लड़का वहीं बेहोश पड़ा था, उसकी गर्दन से खून बह रहा था। तभी थोड़ी देर बाद एक गाड़ी उस रास्ते से गुजरी। कितने ब्यूटीफुल हो यार तुम। तुम्हें देखता हूँ तो तुम्हारे चेहरे से नजरें हटाने का दिल ही नहीं करता। अपने दिल को जरा काबू में रखो। ओह माय गॉड, गाड़ी रोको, जल्दी गाड़ी रोको। अर्जुन ने जल्दी से गाड़ी रोक दी। रागिनी को ऐसे देखकर वो भी घबरा गया। क्या हो गया? मुझे लगता है कि वहाँ किसी का एक्सीडेंट हो गया है। वहाँ देखो, वो लड़का, उसकी हालत मुझे ठीक नहीं लग रही है। अर्जुन ने गाड़ी रोक दी और रागिनी के साथ उस लड़के की ओर दौड़ा। लड़का वहीं बेहोश पड़ा था, उसकी गर्दन से खून बह रहा था। हे भगवान, ये तो बहुत गंभीर हालत में है। हमें जल्दी से इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। देखो तो, इसका कितना खून ऑलरेडी बह चुका है। अब इसे गाड़ी में बिठाने में मेरी मदद करो। रागिनी ने अपना दुपट्टा लेकर लड़के की गर्दन पर लगा दिया और दोनों ने उसे गाड़ी की पिछली वाली सीट पर लिटा दिया। वो उसे गाड़ी में लिटाकर अस्पताल लेकर जा ही रहे थे कि तभी उस लड़के ने अचानक से अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखें लाल हो गई और दांत वैम्पायर की तरह नुकीले हो गए। उसने कार के रियर मिरर में अर्जुन और रागिनी को एक अजीब सी नजर से देखा। तभी रागिनी को एहसास हुआ कि पीछे से शायद वो लड़का उन्हें बैठकर घूर रहा है। उसने कार के रियर मिरर में देखा तो उस लड़के की लाल आंखें और नुकीले दांत देखकर उसके होश उड़ गए। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम? तुम्हारी मौत। इससे पहले कि वो दोनों कुछ समझ पाते, उससे पहले ही उसने अचानक से अपने दांतों को तेज कर दिया और अर्जुन की ओर बढ़ गया। इससे पहले कि अर्जुन कुछ कर पाता, लड़के ने अपने नुकीले दांत उसकी गर्दन में दे मारे। अर्जुन की चीखें हवा में गूंज गई। रागिनी ने कार का दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश की, लेकिन लड़के ने उसे भी पकड़ लिया। रागिनी की बाह को पकड़कर उसे वापस खींच लिया और अपने दांतों से उसकी गर्दन पर वार किया।
रागिनी की चीखें भी अर्जुन की चीखों के साथ मिलकर वहीं गुम हो गई। लड़का दोनों के मांस को नोच नोच कर खा गया, जैसे कि वो एक भूखा भेड़िया हो। पूरी कार के अंदर उन दोनों का खून फैल गया। उसका पूरा चेहरा भी अर्जुन और रागिनी की खून से सन गया। थोड़ी देर बाद लड़का कार से बाहर निकला और वहां से चला गया, जैसे कि वहां कुछ हुआ ही ना हो। कार के अंदर अर्जुन और रागिनी के शव पड़े थे। उनके शरीर पर उसके नुकीले दांतों के निशान थे। सुबह जब वहां से गुजरने वाले लोगों ने कार में उन दोनों के शव की ऐसी भयानक हालत देखी तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस को जब इस घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने तत्काल जांच शुरू की, लेकिन उन दोनों के शवों की ऐसी हालत देखकर पुलिस भी हैरान थी। शव की इतनी बुरी हालत तो मैंने आज तक पहले कभी नहीं देखी। लगता है किसी जंगली जानवर ने इन पर हमला किया है। नहीं नायक, गाड़ी का दरवाजा और शीशे अंदर से बंद थे, तो किसी जंगली जानवर ने तो इन पर हमला नहीं किया है। लेकिन इनकी लाश की जैसी हालत है, उसे देखकर तो ये किसी इंसान का काम भी नहीं लगता। सर, कहीं ये उस वैम्पायर का काम तो नहीं? 10 साल पहले साल 2013 में भी कुछ ऐसे केस आए थे। सबका यही मानना था कि ये सब उस वैम्पायर ने ही किया है। अरे नायक, तुम कहाँ लोगों की बातों पर यकीन करते हो? लोग एक की सुनकर 4 लगाते हैं। तुम्हें यहाँ पर अफवाहें फैलाने की जरूरत नहीं है। हमें इस मामले की जांच करनी है, ना कि पुरानी कहानियों पर ध्यान देना है। सर लेकिन बस बहुत हो गया, तुम जाओ और इस मामले की जांच करो। मुझे इस केस की हर छोटी से छोटी जानकारी चाहिए। लेकिन हवलदार की बात सुनकर इंस्पेक्टर के मन में भी एक शंका पैदा हो गई। क्या सचमुच ये उस वैम्पायर का काम था? लेकिन उसने अपने मन की शंका को दबा दिया और जांच पर ध्यान देने का फैसला किया। कुछ दिन बीत गए और शहर में ऐसी हत्याओं की तादाद बढ़ने लगी। हर दिन एक नई लाश मिलती और हर लाश की हालत पहले से भी ज्यादा भयानक होती। पुलिस के लिए ये एक बड़ी चुनौती बन गई थी, क्योंकि उन्हें कोई सुराग नहीं मिल रहा था जो उन्हें हत्यारे तक पहुंचा सके। इंस्पेक्टर की टीम दिन रात जांच में लगी हुई थी, लेकिन अभी तक कोई सुराग उनके हाथ नहीं लगा था। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने पूरे शहर में नाकाबंदी लगा दी और डर के मारे लोगों ने भी रात के समय अपने घरों से निकलना बंद कर दिया। तभी एक रात जब शहर में सन्नाटा था, एक पुलिसकर्मी ने अचानक से एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा। वो व्यक्ति एक सुनसान गली में खड़ा था और उसकी आंखें कुछ अजीब सी लग रही थी। पुलिसकर्मी ने तुरंत अपने रेडियो पर संदेश भेजा और अन्य पुलिसकर्मियों को बुला लिया। जैसे ही पुलिसकर्मी उस सुनसान गली में पहुंचे, उन्होंने एक भयानक दृश्य देखा। रोहन एक आदमी के शरीर पर झुका हुआ था और उसके नुकीले दांत उस आदमी के मांस को नोच रहे थे। पुलिसकर्मियों की आंखें फटी रह गई। इंस्पेक्टर ने तुरंत अपनी पिस्तौल निकाली और रोहन पर तान दी। रोहन किसी भूखे भेड़िए की तरह उन पर झपट पड़ा। उन सब ने बड़ी मुश्किल से उससे अपना बचाव किया। इससे पहले कि वे उसे पकड़ पाते, वो उन्हें धक्का देकर किसी जानवर की तरह वहां से भाग गया। लगता है ये वही वैम्पायर है जिसकी हमें तलाश थी। हमें कुछ भी करके जल्द से जल्द इसे पकड़ना होगा, वरना ये पूरे शहर में तबाही मचा देगा। इससे पहले कि इंस्पेक्टर कुछ और बोलता, तभी हवलदार ने उनकी ओर मुस्कुराते हुए कहा, तबाही तो अब मचेगी, क्योंकि वो अकेला नहीं है। ये क्या बोल रहे हो तुम? पुलिस वालों ने हवलदार नायक की ओर देखा तो उसकी गर्दन पर भी वैसे दांतों के निशान थे और उसकी गर्दन पूरी तरह खून से सन चुकी थी। वो उन्हें देखकर बहुत भयानक तरीके से मुस्कुराया, इससे पहले कि वे सभी कुछ कर पाते। सर, मेरे हस्बैंड 3 दिन से लापता है। मुझे डर है कि कहीं वो वैम्पायर तो उन्हें नहीं ले गया। प्लीज मेरी मदद कीजिए। बिल्कुल, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। रोहन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई में पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म कर लिया था। उसे इस सब्जेक्ट में इतना इंटरेस्ट था कि उसने पीएचडी के लिए भी एआई को ही चूज किया था। रोहन ने अब रिसर्च फेलोशिप ज्वाइन कर ली थी, जहां
अपने पहले इन्वेंशन पर दिन रात मेहनत कर रहा था। एक दिन सीनियर साइंटिस्ट तरुण सबको अपने कैबिन में बुलाते हैं। रोहन, मनीष, राहुल और चांदनी, आप सभी को अपना अपना प्रोजेक्ट और थीसिस 2 महीने के अंदर सबमिट करने हैं। ओके सर, हो जाएगा। अच्छा, 2 महीने का नाम सुनकर बाकी सबके पसीने छूट रहे हैं और तुम ऐसे खुश हो रहे हो जैसे प्रोजेक्ट तुम पहले ही बना चुके हो। जी सर, मैं अपने प्रोजेक्ट पे बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ। मेरा प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अच्छा, ठीक है, देखते हैं क्या प्रोजेक्ट बनाया तुमने। प्रोफेसर तरुण इन चारों के गाइड थे, लेकिन वो यंग साइंटिस्ट को गाइड करने की बजाय हर समय उनकी टांग खींचते और मजाक उड़ाया करते थे। रोहन अपनी लैब में अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, तभी प्रोफेसर और दूसरे इंटर्न्स वहां आ जाते हैं। अरे रोहन, ये क्या? तुम तो एक रोबोट बना रहे हो। एआई से इंसान के काम को आसान करने वाला प्रोजेक्ट बनाना था, इंसान को रिप्लेस करने वाला नहीं। सर, मैं एक एआई रोबोट बना रहा हूँ। ये रोबो एक एडवांस रोबो होगा। मैं अभी इसमें इमोशंस ही इंस्टॉल कर रहा था। ये रोबो लॉजिकली इतना स्ट्रांग है कि ये हमारी बातों को लॉजिकली कंपेयर करके उस पर रिएक्शन दे सकता है, जिससे आपको लगेगा कि ये अपनी फीलिंग शो कर रहा है। और देखना, ये किसी भी मामले में किसी इंसान से कम नहीं होगा। अच्छा, तुम्हारा ये लॉजिकल रोबोट थप्पड़ मारने पर क्या करेगा? दबंग फिल्म की तरह थप्पड़ से डर नहीं लगता वाला डायलॉग बोलेगा क्या? ये खुद तो ढंग से बोल नहीं पाता है, इसका रोबो क्या बोलेगा? भाई, ये क्या बनाया तूने? अब क्या इसे यंग साइंटिस्ट कार्निवल के रिलीज पर नचवा के दिखाएगा? अरे इसके जैसे पता नहीं कितने रोबोट आए और गए। तुम लोग देखना, तीसरी इंस्ट्रक्शन पर ही करप्ट हो जाएगी इसकी मेमोरी। मेरा मिनी प्रोजेक्टर ही कार्निवल कमाल करेगा। देखो रोहन, एआई अभी इमोशंस नहीं डेवलप कर पाई है और यही उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इसलिए एक रोबो कभी ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। रोहन आंखों में आंसू लिए सर झुकाए खड़ा हुआ था और उसके साथ ही साइंटिस्ट और प्रोफेसर उसका मजाक बना रहे थे। कुछ देर बाद सभी वहां से चले जाते हैं और रोबो फिर से एक बार वापस स्लीप मोड में चला जाता है। तुम्हें पता है जेम्स, यहाँ सब मेरा मजाक बनाते हैं। इन्हें लगता है तुम बिल्कुल बेकार हो, लेकिन मैं जानता हूँ, चाहे कोई कितना भी मजाक बना ले, तुम सबसे बेस्ट एआई रोबोट हो। साथियों की कही हुई एक एक बात रोहन के दिमाग में हथौड़े की तरह लग रही थी। वो अपने बिस्तर पर बेचैनी से करवटें बदल रहा था, लेकिन ये अपमान और उन सब की हंसी उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। अचानक ही वह बिस्तर से उठा और अपने आंसू पोंछकर घर से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद चांदनी देर रात तक किताब पढ़ने के बाद अब अपने कमरे में आंखें बंद करके सोने की कोशिश कर रही थी। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। चांदनी दरवाजा खोलती है तो उसकी आंखें डर से फटी रह जाती हैं। तुम यहाँ कैसे? इस लाल रोशनी को हटाओ मुझसे। इससे पहले कि चांदनी कुछ कर पाती, वो लाल रोशनी बहुत ही तेज हो गई, जिससे चांदनी का पूरा शरीर झुलस गया और उसकी वही मौत हो गई। अगले दिन भाई, मैं चांदनी के फ्यूनरल में गया था। भाई, उसका पूरा शरीर बिल्कुल झुलसा हुआ था। उसे देखने से तो मेरे शरीर में अजीब सी सिहरन हो गई। भगवान ही जाने आखिर किसने और क्यों उसका ऐसे जलाकर मर्डर किया होगा। मनीष और सौरभ कैंटीन में बैठे बातें कर रहे थे और रोहन उनके ठीक पीछे बैठा हुआ उनकी बातें सुन रहा था। चांदनी के मर्डर की बात सुनकर वह थोड़ा असहज सा हो गया था। अपने माथे पर आते पसीने को उसने जेब से रुमाल निकाल कर पोंछा और सकपकाता हुआ वहां से उठकर चला गया। देखा तूने, चांदनी के मर्डर की बात सुनकर ये कैसे रिएक्ट कर रहा है? तुझे इसकी हरकत कुछ अजीब सी नहीं लग रही? भाई, मुझे तो ये बंदा ही साइको लगता है। न किसी से बोलना, न बात करना, बस हर समय अपने रोबोट के साथ ही लगा रहता है। प्रोफेसर तरुण अपने फ्लैट में डिनर के बाद सोफे पर एक किताब पढ़ रहे थे। अचानक ही उनके घर की बिजली में फ्लक्चुएशंस होने लगती हैं और एक झटके के साथ उनके घर की लाइट कट जाती है। गर्मी से बचने के लिए प्रोफेसर जाकर खिड़की खोल देते हैं और रसोई में माचिस ढूंढने लगते हैं। अचानक ही खिड़की के सामने अंधेरे में उन्हें एक परछाई दिखाई देती है। कौन है? कौन है वहाँ? घर के अंदर कैसे आया तुम? मैंने पूछा, हो कौन तुम? प्रोफेसर अंधेरे में उस परछाई की ओर बढ़ने लगते हैं। अचानक ही वहाँ वो जगह लाल रंग की रोशनी से भर जाती है
और एक लोहे की चेन आकर उनके गले से लिपट जाती है। प्रोफेसर खुद को उस चेन से दूर करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन चेन की पकड़ उनकी गर्दन पर कसती ही जा रही थी। कुछ देर तक संघर्ष करने के बाद प्रोफेसर ने वही दम तोड़ दिया। कुछ ही देर में वहां पुलिस आ गई थी और मर्डर मिस्ट्री की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। समझ नहीं आ रहा, पर कुछ अजीब हो रहा है हमारे कैंपस में। पता नहीं कौन ये मर्डर कर रहा है। आखिर कोई चांदनी और प्रोफेसर को क्यों मारना चाहेगा? अचानक ही रोबोट की आंखें लाल लाल चमकने लगती हैं और वह अपनी गर्दन घुमाने लगता है। जेम्स, ये क्या हो रहा है तुम्हें? जेम्स! रोहन ने घबरा के जेम्स की मेमोरी चेक करनी शुरू की। तभी उसे उसमें कुछ भयानक और अविश्वसनीय चीज मिली। फिर रोहन उस रिकॉर्डिंग को ऑन करके देखने लगता है। असल में उस दिन वहां सबको ये लग रहा था कि रोबोट की पावर ऑफ है, पर एक्चुअल में वो रोबो स्लीप मोड में था और वो सभी के द्वारा कही जा रही हर बात को अपनी मेमोरी में स्टोर करता जा रहा था। और तभी उस रोबोट ने बिना रोहन की इंस्ट्रक्शन दिए खुद ही अपनी पावर ऑन करके सबके फेस कैप्चर करने शुरू कर दिए, ताकि उन सभी के इमोशंस को परख कर वो अपनी मेमोरी में रिकॉर्ड करके फीड कर सके, जिसका वहां पर मौजूद किसी इंसान को कोई अंदाजा तक नहीं लगा। रोहन जेम्स के बदलते बिहेवियर को ठीक करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? ध्यान से देखिए मिस्टर रोहन, ये आई कार्ड आप ही का है ना? जी सर, ये मेरा ही है, लेकिन ये आपको कहाँ मिला? आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। बाकी की बातें मैं आपको पुलिस स्टेशन में ही बताऊंगा। रोहन के बार बार पूछने पर भी इंस्पेक्टर रोहन को कुछ नहीं बताता है और उसे थाने ले आता है। सच सच बताओ, तुमने प्रोफेसर और चांदनी को क्यों मारा? ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मैं उन लोगों को क्यों मारूंगा? तुम्हारा आईडी कार्ड प्रोफेसर की डेड बॉडी के पास मिला है, इसलिए चुपचाप एक्सेप्ट कर लो कि तुम ही ने प्रोफेसर को मारा है। रोहन कुछ देर तक सोचता रहता है, उसके बाद इंस्पेक्टर से कहता है, इंस्पेक्टर सर, मुझे पता चल गया कि प्रोफेसर और चांदनी को किसने मारा है। ये सब मेरा रोबोट जेम्स कर रहा है सर। खुद को बचाने के लिए अपना जुर्म का इल्जाम अपने बनाए हुए टीन के डब्बे पर डाल रहा है। छी 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 छी, आया बड़ा रॉबर्ट को किलर बताने वाला। सर मेरी बात का यकीन करो, मेरा रोबोट कोई नॉर्मल रोबोट नहीं है, ये एक एआई ऑपरेटेड रोबोट है। कल शाम मैंने लैब से आने के बाद अपना आई कार्ड उसके गले में लटका दिया था। मुझे नहीं पता मेरा आई कार्ड प्रोफेसर के पास कैसे पहुंचा। आप मेरा यकीन करो, आज जब मैंने जेम्स को मर्डर के बारे में बताया तो उसने बड़ा अजीब बिहेव किया। उसके अंदर से रेड लाइट ग्लो कर रही थी। ये नॉर्मल नहीं है। मैंने जेम्स की मेमोरी की रिकॉर्डिंग देखी, जिसमें ये सब लोग मेरा और जेम्स का मजाक उड़ा रहे थे, जिससे सुनकर मैं रोने लगा था। सर मुझे मेरे रोबोट जेम्स के पास ले चलो, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। रात होने वाली है, अब कुछ नहीं हो सकता। सर अगर मेरा अनुमान सही हुआ तो चांदनी और प्रोफेसर के बाद अब उसका अगला शिकार मनीष या फिर सौरभ होगा, क्योंकि इन्हीं चारों ने उस दिन जेम्स का मजाक उड़ाया था। मुझे ऐसा लगता है जैसे जेम्स के अंदर इविल और नेगेटिव इमोशन डेवलप हो गए हैं। अब वो उन दोनों को भी नहीं छोड़ेगा। हमें कुछ करना होगा सर, जल्दी करना होगा कुछ। रोहन के बार बार कहने पर इंस्पेक्टर मनीष और सौरभ के घर के बाहर 2 कांस्टेबल खड़े करवा देता है और रोहन को लेकर कैंपस की ओर निकल जाता है। इंस्पेक्टर अभी रास्ते में ही था कि उसके पास एक कॉल आता है। सर यहाँ पर एक रोबोट खड़ा है। इसके दोनों हाथ बड़े चाकू बने हुए हैं और रोबोट में से बहुत तेज लाल रंग की रोशनी निकल रही है। सर ये मनीष के घर में घुसने की कोशिश कर रहा है और जब हमने इसे रोकने की कोशिश की तो इसने उसी चाकू से हम पर वार कर दिया और उस लाल रोशनी से हमें जलाकर मारने की भी कोशिश की। हमें घायल करने के बाद वो मनीष के घर के अंदर घुस गया है सर। शूट कर दो उसे। सर उस पर बुलेट का भी कोई असर नहीं हो रहा। हम दोनों के मुठभेड़ के समय मनीष पीछे के दरवाजे से निकल गया था सर। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर रोहन को लेकर वहां पहुंच जाता है। जेम्स ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें सबकी हेल्प करने के लिए डेवलप किया है मैंने, और तुम एक एविल रोबोट बनकर सबको मार रहे हो। मरना होगा, इन एविल ह्यूमंस को जीने का अधिकार नहीं है। तभी जेम्स को अपने सिस्टम में लो बैटरी का इंडिकेशन आने लगता है और साउंड भी सुनाई देने लगती है। बैटरी लो, प्लीज रिचार्ज। बैटरी लो, प्लीज रिचार्ज।
जिसे देखकर रोहन को इस किस्से को यही खत्म करने का आइडिया आ जाता है। आई एम प्राउड ऑफ यू जेम्स, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम्हारी बैटरी डाउन हो रही है। तुम्हें पता है सिर्फ मैं तुम्हारी बैटरी रिचार्ज कर सकता हूँ, तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें चार्ज कर देता हूँ। उसके बाद हम दोनों मिलकर इन सब से बदला लेंगे। जेम्स रोहन की बॉडी को स्कैन करने लगता है और सब कुछ ठीक दिखने पर अपने क्रिएटर की बात मान लेता है। इसके बाद जेम्स रोहन के साथ लैब की ओर जाने लगता है। तभी इंस्पेक्टर के फोन पर एक मैसेज आता है। सर, बातों से ये नहीं मानने वाला, इसकी प्रोग्रामिंग में चेंज आ गए हैं। अब ये एक ईवल रोबोट हो चुका है और इंसानियत के लिए खतरा बन गया है। हमें इसे खत्म करना होगा। मैं इसे चार्जिंग के बहाने अपनी लैब में ले जा रहा हूँ। आप मेरे पहुंचने से पहले मेरे रूम से लाकर लैब में मैग्नेट एलिमेंट लगवा दीजिए, क्योंकि पावरफुल मैग्नेट फील्ड से इसे डिसेबल किया जा सकता है। इंस्पेक्टर रोहन के बताए अनुसार उसकी लैब में बहुत पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड तैयार करा देता है। जैसे ही जेम्स कमरे में अंदर जाता है, उसकी बॉडी के सारे पार्ट्स हैवी मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट से एक एक करके अलग होना शुरू हो जाते हैं। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था मेरे प्यारे दोस्त, पर मैं इस दुनिया के लिए एक गुड रोबोट को क्रिएट किया था जो अब बदलकर ईवल हो चुका है। और तुम्हारा ऐसा होना मुझे तुम्हें हमेशा के लिए खत्म करने पर मजबूर कर गया। मुझे माफ करना जेम्स। गुड बाय, गुड बाय मेरे प्यारे रोबो। जेम्स रोहन को देखते हुए उसके द्वारा कही जा रही हर बात को देख और सुन रहा था और इमोशनल हो रहा था। बाय बाय मेरे दोस्त। ये कहते ही जेम्स के अंदर की लाइट्स बंद होने लगती हैं और उसकी पावर भी ऑफ हो जाती है। अपने रोबोट का ऐसा अंत होता देख रोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज तो एक एविल एआई रोबोट को रोहन ने डिसेबल कर दिया, लेकिन जिस तेजी से एआई का उपयोग इंसानों के बीच बढ़ रहा है, वो दिन दूर नहीं जब एआई इन्वेंशन से बने एविल रोबोट्स हर जगह नजर आएंगे। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।